पिछले एक दशक में विकास की धारा काफी प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी विकास की किरण बहुत धीमी गति से पहुंच रही है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर काफी समस्याएं भी हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर देखा जाए तो आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पर विकास की धारा नहीं पहुंच पा रही है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ऐसा क्यों? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। अगर हम आदिवासी क्षेत्र के लोगों की बात करें, सबको पता है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश को स्वतंत्र हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन देखा जाए तो आज भी वो विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर भी हमारा जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में भारत सरकार कोई भी डेवलपमेंट के काम के लिए वो राज्य सरकार को देते हैं। अब जैसे कि 275 आर्टिकल में जितने भी डेवलपमेंट काम और ट्राइबल सब प्लान में वो नीचे से अर्थात राज्य सरकार की तरफ से जितना भी प्रपोजल आते हैं इसी हिसाब से हम उसको फंड्स एलोकेट करते हैं। और उनका जो मैकेनिज्म है ITDA, ITDP, उसका जरिए में वो उसको कैरी आउट करते हैं। वहाँ भारत सरकार का डायरेक्ट कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसीलिए राज्य सरकार जहाँ जहाँ इंटरेस्ट लेते हैं उन लोग का मैकेनिज्म जहाँ करता है ठीक ढंग से वहीं विकास हो रहा है। बाकी जो सरकार ने, जो राज्य सरकार ने वो ठीक से नहीं देखता, वहाँ थोड़ा विकास कम हुआ है। इसका मतलब नहीं हुआ कि नहीं है कि इससे देश भर में नहीं हुआ है। और जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र रूप से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को अलगा कर दिया, उसी दिन से उनका एरिया में कैसे रोड का हो, हेल्थ का हो, ड्रिंकिंग वाटर का हो, एजुकेशन का हो, इस तो पूरा ध्यान दिया हुआ है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि ट्राइबल की भी जिम्मेदारी है आपके पास, तो ऐसे में वो कौन कौन से काम हैं जो आप लोग कर रहे हैं जिससे ट्राइबल क्षेत्र के लोगों का विकास तेजी के साथ हो सके? देखिए, पहले तो दो चीज़ मैं पहले से भी बता चुका हूँ। पहले तो अवेयरनेस का काम वो ज़रूरी होता है, और जो TRI है उसको हम लोग ने डायरेक्शन दिया है कि पहले अवेयरनेस करो। ट्राइबल के अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक आप जितने भी वहाँ डेवलपमेंट का काम वहाँ करिए वो इतना उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर प्रधानमंत्री का आग्रह कि जब तक फिर एजुकेशन में उन लोग को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, अर्थात पहले क्या होता है कि क्लास 10 तक राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार जो उनके लिए स्टाइपेंड भेजते हैं, बाकी सब व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने उसको 10वीं क्लास तक ये करते थे। लेकिन 10वीं के बाद कॉलेज पढ़ाई और उनका जो फर्दर एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ है। सिर्फ हमारा भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप जाता था हायर एजुकेशन के लिए, PhD के लिए, कहीं फॉरेन में पढ़ाई के लिए, लेकिन इतना +2 तक उनका अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हो उसमें इतना राज्य सरकार भी नहीं किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री का आग्रह हुआ कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जब बन जाएगा, ईच एंड एवरी ब्लॉक वहाँ 500 तक 250 बॉयज़ एंड 250 गर्ल्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड का जो CBSE पैटर्न का। इसीलिए देश भर में वो भी 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होने वाला है। किसी का तो अप्रूवल हो गया है और किसी का ऐसे काम भी चालू हुआ है, कंप्लीट भी हो जाएगा। ऐसा विभिन्न स्टेज में है। तो ये दो काम जो हो जाएगा, आपका अवेयरनेस और एजुकेशन, ये दोनों जब हो जाएगा, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आदिवासी इलाका में जो भी काम होगा वो उनके अच्छा के लिए वो हो पाएगा।
अगर आपकी बात करें तो कोरापुट के जंगलों में आप पढ़े लिखे, आप आदिवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उड़ीसा, झारखंड और इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, जो लोग वहां पर जल जंगल के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको अभी तक उनका अधिकार हासिल हो पाया है? नहीं, बहुत सारी जगह में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट होने के बाद, क्लियर होने के बाद, वहाँ एक्चुअली बहुत लाभ मिलता है। देखिए, मेरा तो होम डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, लेकिन कोरापुट में भी कलाहांडी, कोरापुट, जो अनडिवाइडेड कोरापुट में मैं वहाँ बहुत साल तक काम किया हूँ। अब जैसे कि बोले कि ब्रह्माजी कल्याण आश्रम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं काम किया हूँ। एक्चुअली आप जोग्राफिकली आप देखेंगे तो पहले जो उड़ीसा में 13 डिस्ट्रिक्ट था, सबसे जोग्राफिकली हम देखें तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था कोरापुट। उनका हेडक्वार्टर कोरापुट, मान लीजिए कलेक्टर वहाँ बढ़ते हैं। आप कोरापुट कहाँ और आपका मोटू तो ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का एंड था, बॉर्डर जो आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका सर्विस पीरियड में इतना तो पहुंच नहीं पाएगा, ये वास्तविक रूप था। इसलिए फिर इसको 4 डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर। तो पहले ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डेवलपमेंट वर्क वहाँ ठीक से नहीं हो पाया। इसीलिए एक्चुअली वहाँ आप जो बोलते हैं कि वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ बढ़ गया और वो लोग पीछे पड़ गए। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हुआ, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट जो बन गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुँच पा रहा है। और धीरे धीरे जहाँ एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, वो भी जैसे मैं गया था चित्रकूटा वो बहुत इंटीरियर है, और जहाँ हम लोग सुने हैं कि बहुत सारी नक्सल का भी एक्टिविटीज़ होता, लेकिन वहाँ भी हम लोग जाके, जिसको बोलते हैं स्वाभिमान एरिया, वहाँ जाके हम एकलव्य मॉडल स्कूल का भूमि पूजन किया। तो जब तक धीरे धीरे ये एजुकेशन का डेवलपमेंट तो कोई भी पंचायत लेवल से होता है, रोड होता है, बिल्डिंग होता है, ऐसे बहुत सारी होता है, लेकिन जब तक क्वालिटी एजुकेशन और अवेयरनेस, वो दोनों चीज़ हम लोग नहीं पहुंचाएंगे, तो ये सब कमी था, पहले कमी था, लेकिन ये धीरे धीरे ये पहुंचता है। और आप देखिए वहाँ का जो कोरापुट में आपका बोंडा जो समाज है वो धीरे धीरे पढ़ने लगे। मैं एक बार गया था, वो बोंडा समाज का लड़का लोग कॉलेज तक भी वो पहुँच गया। इसलिए विकास तो हो रहा है, लेकिन ये जितना स्पीड में होने वाला है इतना नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए। केंद्र सरकार ठीक है, आप जो पीपीडीज ग्रुप है, मान लीजिए कि बोंडा जनजाति के लिए उनका डेवलपमेंट एजेंसी सब है, लेकिन वो जो ठीक से ध्यान नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे, कैसे विकास होगा? क्योंकि देखा जाए आदिवासियों की जो बेसिक ज़रूरत है, आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान है, उसके लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है? देखिए, ये तो कॉमन हुआ है आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, जो चावल का 2 रुपया में, ये 1 रुपया में जो चावल मिलता है, केंद्र सरकार 29 रुपीज़ देते हैं, 2 रुपया राज्य सरकार ने, और जो बेनिफिशियरी जिसको मिलता है वो 1 रुपया देता है। तो ये तो जैसे आपने बोले कि रोटी के लिए हो जाता है, मतलब ऐसा कोई भी बीपीएल कैटेगरी का जो फैमिली है उसको नहीं मिलता है, वो तो 5 किलो चावल मिल जाता है महीना में, इसलिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास 2022 तक हमारा उड़ीसा प्रदेश में ऐसे था कि सबको मिल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ थोड़ा इधर उधर हुआ। क्या कि जो बेनिफिशियरी सिलेक्शन में हम लोग का जो सीसी लिस्ट था 2011 में, उसमें जिनका नाम था उसको प्रायोरिटी में दिया गया और बाकी लोग सब पीछे रह गए। फिर भी जब रिपोर्टिंग आया डिस्ट्रिक्ट लेवल से कि बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी फैमिली ऐसे उसको नहीं मिला है, इसलिए फिर प्रधानमंत्री ने उसको 2023-24 तक उसको एक्सटेंशन कर दिया। इसलिए हर महीना उसका रिव्यू होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिपोर्टिंग करते हैं,
किसको मिला और किसको फिर छूट गया। तो 2023-24 तक तो ये उनको मकान भी मिल जाएगा, इसमें नहीं। लेकिन ये भी क्या होता है कि राज्य सरकार, मैंने जो पहले बताया कि कोई भी काम राज्य सरकार की तरफ से, उनका जो संघीय व्यवस्था है, पैसा भेजता है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार का काम है उसको ठीक से बेनिफिशियरी उसको चूज करना, सिलेक्शन करना, फिर उसको कैसे मकान अच्छा से बनाए, ये उनका काम है। लेकिन बहुत टाइम में भी हम लोग देखें कि सिलेक्शन में भी थोड़ा इधर उधर होता है, फिर उनका मकान भी ठीक से कंप्लीट शेप में नहीं होता है। ये सब राज्य सरकार का काम है। फिर जहाँ जहाँ मान लीजिए कि यूपी में मैंने देखा प्रधानमंत्री आवास जो आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया हुआ है। जहाँ जहाँ सीधे सीधे बात बीजेपी का सरकार है वहाँ पूरा इंटरेस्ट है। लेकिन उड़ीसा, बंगाल जैसे हम बोलेंगे तो बंगाल में आप प्रधानमंत्री आवास भी नहीं लिखते हैं, आवास योजना करके ऐसे बोल देते हैं। उड़ीसा में ऐसे प्रधानमंत्री आवास नहीं लिखते हैं, बीजू पक्का घर लिख देते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत राजनीति होता है, इसीलिए जो एक्चुअल बेनिफिशियरी को भी अभी तक भी पूरा कंप्लीट 100% मैंने बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन हमारा उम्मीद है कि ये 2023-24 तक सबको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें, आदिवासी लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा मिले, इसको लेकर भी क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? हालांकि केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत। देखिए, ये भी बहुत सारी प्रदेश में जब उस प्रदेश का सरकार ये आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। एग्जाम्पल बंगाल में है, आपका उड़ीसा में, ऐसे बहुत सारे राज्यों में उन लोग का मन में आता है कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तो मिल जाएगा, कहीं भी देश भर में कहीं भी उसका ट्रीटमेंट हो 5 लाख तक उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उन लोग का मन में शायद ये है कि किसी को भी ये 5 लाख का जब सुविधा मिल जाएगा वो बीजेपी को वोट करेगा और बीजेपी को सपोर्ट करेगा। शायद इसलिए मेरा मन में आता है कि इतना बड़ा लाभ वो लोग को नहीं देने के लिए अपना अपना, जैसे उड़ीसा में वो अपना बिजू स्वास्थ्य कार्ड करके उसको बांटते हैं, जिसका भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो बिजू स्वास्थ्य कार्ड लेके आप कहीं भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएंगे, बाहर तो छोड़िए, बाहर स्टेट में। तो ऐसे बहुत सारे प्रदेश में वो लोग लागू नहीं किए। लेकिन प्रधानमंत्री का इच्छा है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो और सब लोगों को, चाहे वनवासी हो, चाहे वो जो टाउन में रहते हैं, सबको ये सुविधा मिले। लेकिन राज्य सरकार जब इंटरेस्ट लेगी तो इसमें क्या है। फिर भी इस बार आज़ादी की जो अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, इस अंतर्गत बहुत सारी, मतलब 100% मैं तो देखा हूँ मेरा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में, हर ब्लॉक में, हर PHC CHC में आपका स्वास्थ्य मेला हुआ और उसमें भी उन लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और उन लोग को भी एक एक कार्ड मिला है, जिस कार्ड को लेकर उनका जो भी आपका फ्यूचर में क्या उन लोग का बीमारी है, क्या है, उसके लिए भी भारत सरकार वही जो जैसे आयुष्मान भारत कार्ड मिलने से जो ट्रीटमेंट का जो सुविधा है, ये कार्ड में भी इसी तरह उनका टेस्टिंग का ये सुविधा मिल जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनके परिवार की एक तस्वीर सामने आई और जिसमें ये देखने को मिला कि उनका जो परिवार है वो गरीबी की दुर्दशा का शिकार है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये बहुत पुराना चित्र भी होगा, उसको दिखाते हैं। लेकिन ऐसा आज का दिन में कोई भी, सिर्फ वो जो बिरसा मुंडा का परिवार नहीं, सब जितना भी आदिवासी लोग, उन लोग का स्टैंडर्ड तो धीरे धीरे इकोनॉमिकली, सोशियली, सब कुछ में, एजुकेशनली वो तो थोड़ा आगे बढ़े हैं, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। और बिरसा मुंडा का जो बता रहा है फैमिली में, ऐसे आप देखेंगे तो देखिए कोई भी CM बन जाता है, कोई PM बन जाता है, उनका परिवार में सब क्या PM CM जैसा उनका स्टैंडर्ड हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड। ऐसे नहीं, इसलिए वो कहीं ऐसा पुराना न्यूज़ भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है। लेकिन आज का दिन में मेरे को जितना, मैं भी गया हूँ, झारखंड गया हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं।
इसके अलावा देश के अगर अधिकांश हिस्सों की बात करें, पीने के पानी को लेकर जिसमें आयरन की मात्रा बढ़ रही है और खारे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, ये समस्या दूर हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, हमारा देखिए टेस्टिंग वाटर में हम लोग की कि 2 जगह पर हमारा टेस्टिंग होगा। हम्म, इनपुट में भी, जहाँ पानी आता है, इनटेक में भी होगा, हम्म, और जहाँ घर तक पहुंचता है वहाँ। ऐसे कि बीच में भी हम लोग लेते हैं, टेस्टिंग किया जाता है लेबोरेटरी में, हम्म, उसी हिसाब से फिर हम उसको फिल्ट्रेशन करके देते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा पहाड़ी इलाके ये कि आयरन ज़्यादा रहता है और कुछ भी ज़्यादा। लेकिन देखिए, वो भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं जहाँ मान लीजिए कि शरीर के लिए कुछ खराब है। ऐसा नहीं कि आयरन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपका कुछ होगा, नहीं। हम लोग देखते हैं हड्डियों का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम है, तो फिर इसको बंद कर दिया जाता है। दूसरा उसका जो सोर्स उसको देखा जाता है, नहीं तो उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसलिए ये तो पूरा क्वालिटी के लिए हम लोग पूरा बहुत ध्यान देते हैं, और प्रधानमंत्री का आग्रह हो कि आप जितना भी करिए लेकिन क्वालिटी को पहले चेक करिए, और इस हिसाब से भी हो रहा है। इसके अलावा अगर भाजपा की बात करें सर, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। आपको क्या लगता है कि ये वादा बीजेपी कब तक पूरा कर सकती है? नहीं, हो जाएगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा। आप देखिए, आज हम देखेंगे 7 साल पूरा हुआ है, 7 साल पूरा हुआ है। अब एक के बाद जो देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए 370 धारा, 3 तलाक, सिटीजन ब्राह्मण, ऐसा बहुत बहुत अच्छा अच्छा बिल और बहुत इम्पोर्टेंट बिल वो भी पास हुआ है। लेकिन कई सारी हम लोग सेशन में देखते हैं कि ओपोजिशन कोई 1-2 मुद्दा को लेके हाउस को चलने नहीं देते। शायद मेरा मन में है कि ये भी आ जाएगा, 1-2 सेशन में ये भी आ जाएगा। अगर पूरे विश्व की बात करें, वर्तमान में अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे मुद्दे हैं जिससे पूरा देश त्रस्त है। इसको लेकर के आपको लगता है कि सरकार को सोचने की जरूरत है? नहीं, ऐसा तो देखिए, अब कंपैरेटिवली वो भी 2 साल जो कोरोना हो गया, हम्म, हम सबको मालूम है, सारा विश्व को मालूम है। हम कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो भारत इतना लॉस नहीं किया है, भारत इतना लॉस नहीं किया है। उनका जो बोलते हैं इकोनॉमिकल ये था, ये ज़्यादा घटा नहीं, जो भी हुआ था वो धीरे धीरे ये डेवलप कर रहा है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज ही एक फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लग सकेगा, कोवैक्सीन लगाया जा सकेगा। लेकिन अगर आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो देखा जाए वो काफी दुर्गम क्षेत्रों में भी रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन तक, उनके बच्चों तक ये टीका पहुंच पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं इस बार जब गया स्वास्थ्य मेला में भी, मैं पूछा, बहुत सारी ऐसे सेंटर में मैं पूछा कि जो जो कैटेगरी के लिए हम लोग को देने का था, हम्म, कौन सा कैटेगरी को कितना परसेंट मिला है, तो हम देखेंगे तो 70-80% डबल डोज ले चुके हैं। हम्म, और दुर्गम इलाके में भी वो व्यवस्था किया गया। पहले एक्चुअली थोड़ा उन लोग का मन में डर था, कहीं उनको उनका मन में ऐसे आ गया था कि ये मोदी टीका लेने से ऐसा तबीयत खराब हो जाएगा और बुखार आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो टीका बाहर लोग दूसरा लोग को दिया गया, दूसरे बच्चे लोग को दिया गया, तो उनका मन में भी वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और धीरे धीरे वो लोग लेते हैं, वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टीका का कमी नहीं है, और हमारा जो हेल्थ वर्कर है, वो जो नीचे काम करते हैं, उसमें भी कमी नहीं है, हम्म। और कम्युनिकेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए धीरे धीरे वो हो जाएगा। और आप जो सोचते हैं कि आपका मन में आता होगा कि दुर्गम इलाका में ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये बुजुर्ग पहुंचेगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, भाजपा भव्य जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन देश में 45 करोड़ से अधिक लोग हैं जो बेरोजगारी से परेशान हैं और उनको लगता नहीं है कि रोजगार मिल पाएगा। देखिए, राहुल गांधी को क्या मालूम है, पार्लियामेंट में आप जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिबेट रहेगा, वो दूसरा किसी का ले आता है, डिबेट कर लेता है। तो उनको तो मालूम नहीं है देश कहाँ जाता है, किस दिशा में जाता है, तो वो ऐसे बोल दिया जाता है। लेकिन उसको तो पहले एनालिसिस करना आगा, हम्म, समीक्षा करना आगा कि 60 साल में हम लोग ने क्या किया और 7 साल में हम लोग
क्या किया, उसको जो कंपेयर कर देंगे तो वो जो बोल रहे कि इतना बेरोजगारी है, इतना ये, वो बेकार की बात है। मैं तो गर्व से कहूँगा कि अमृत महोत्सव हम इसीलिए मना रहे हैं कि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा काम किए हैं, इसीलिए तो ना। आज की तारीख में हनुमान चालीसा को लेकर बहुत बवाल है। महाराष्ट्र में एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जेल में है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, ये समाज के लिए किस तरह से है? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हनुमान चालीसा हनुमान सबका है, सबका, ये मानव जाति का है, ये किसी का एक ये नहीं है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से ये सबको जो पढ़ेगा उसको तो लाभ मिलेगा पर्सनली, और जो आवाज़ दे के जैसे पढ़ा जाए तो जितने दूर तक आवाज़ जाएगा उतने दूर तक तो लाभ मिलेगा। इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा राजनीति नहीं करने का है। ठीक है, आवश्यक है, जैसे हम लोग कुछ कार्यक्रम में ऐसे होता है कि हनुमान चालीसा हम पाठ करते हैं। दिल्ली में भी मैं गया था कार्यक्रम में, ऐसे बहुत सारी जगह में गया। तो इसका आवश्यक भी है, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा संस्कृति का अंतर्गत है। इसलिए इसमें करने से इसका ऊपर राजनीति ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और जब भी होता है उसको अंडरस्टैंडिंग में उसको थोड़ा कॉम्प्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि शिवसेना सांसद हैं संजय राउत, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है और इसलिए कुछ लोगों के जरिए इस तरीके का विवाद खड़ा कर रही है। नहीं, वो शिवसेना को पूछिए ना, वो जो बाल ठाकरे किसके साथ था? तो बीजेपी के साथ था ना। वो एक्चुअली वो शिवसेना वाले उन लोग का आइडियोलॉजी वो लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। पहले तो बीजेपी के साथ था ना, सिर्फ पावर के लिए जो अपना आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं। बाल ठाकरे होता तो थोड़ी ना वो दूसरे के साथ सरकार बना देते, ऐसा कभी संभव नहीं होता। इसलिए वो किस एंगल में बोल दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी में जिस तरीके से अतिक्रमण एमसीडी ने हटाने का प्रयास किया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है कि अतिक्रमण फिलहाल नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर हंगामा होता है, जहांगीरपुरी में कार्रवाई होती है, असदुद्दीन ओवैसी ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट कर रही है। नहीं, ऐसा देखे ओवैसी क्या क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में, जो उनका डिबेट है, उनका ये सबको मालूम है। वो जाके यूपी में क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में जाके क्या बोलते हैं, हैदराबाद में क्या बोलते हैं, ये सबको पता है। इसलिए उनका काम है। इसे देखिए, वो हिंदुस्तानी है कि नहीं, पहले तो हिंदुस्तानी है कि नहीं, वहाँ बीजेपी क्या है, वो दूसरा क्या है। लेकिन वो स्पेसिफिक वो ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी टारगेट करते हैं। नहीं, ये बेकार की बात है। देखिए, जो एक कानून लगता है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, कोई जाति का, कोई वर्ग का भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं। इसलिए अपोजिशन का काम है, वो अपोजिशन के हिसाब से वो बात करेंगे। इसलिए वो आवश्यक था ऐसे पार्लियामेंट में बोलते हैं, जो कागज़ को कोई बिल को ऐसे फाड़ देते हैं, तो पार्लियामेंट में जो उसको नहीं मानते वो बाहर में ऐसे बोलने से क्या है, कुछ नहीं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।